लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में अब मोबाइल और कैमरा ले जाने की पाबंदी लगा दी गई है। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चार धाम यात्रा को लेकर जानकारी दी कि बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार और केदारनाथ के चबूतरे से आगे तीर्थयात्री मोबाइल फोन या कैमरा नहीं ले जा सकेंगे। यह कदम रील्स बनाने और फोटोग्राफी से होने वाली भीड़ भाड़ और असुविधा रोकने के लिए उठाया गया है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें। तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं और उस पर हम लोग काम शुरू। सवाल ये है कि आपने खासकर जो वीडियोग्राफी के लिए मंदिर परिसर चेंज है, बद्रीनाथ में प्रतिबंध नहीं, उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक भी निर्णय लिया है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से होल्डिंग पॉइंट पे पार्किंग स्पेस को। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को कामयाबी मिलने पर जनता का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल विभाजन चुनाव, तेलंगाना में SIR, ओडिशा में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग समेत कई अहम मुद्दों पर भी बात की है। ओवैसी ने कहा, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां गौरक्षा के नाम पर बेगुनाहों की जान ली जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बात पहले बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूँ। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक FIR तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया, और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। दूसरा यह है कि बैतूल में मध्य प्रदेश में एक नईम साहब जो अपनी ज़मीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको NOC मिल गया, और जिस गांव में वो जिस जगह पर। मुंबई में निकाय चुनाव परिणाम के बाद भाजपा नेता नीतीश राणे ने मुंबई के भरोसे को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और जनता की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। मुंबई करों ने राष्ट्रभक्त लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, और इससे मुझे विश्वास है आने जो विकास और सुरक्षा 2 मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकें।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर चुनावी गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग देख रहे थे कि बीजेपी चुनाव में कितनी बड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। बात आ रही है, ईवीएम का भी मुद्दा उसके अंदर उठ रहा है। आप इस बीजेपी की जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, इतना सारा गड़बड़ करने के बाद भी सब लोग देख रहे थे कि कितने बड़े स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ की है। उस सारी गड़बड़ करने के बाद भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जनता तो इन लोगों के खिलाफ है, पर पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने देश में शिक्षण संस्थाओं के भगवाकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच वाले संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। हुसैन ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था तबाह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यों में स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। भाजपा के शिक्षा स्थानों पर जो खुलेआम भगवाकरण हो रहा है, इसको लेके हम लोग जो है कई टाइम सवाल उठा चुके हैं। जिस तरीके से अटैक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हो रहे हैं, चाहे वो जेएनयू पे हो, जामिया पे हो, चाहे वो आईआईएम्स पे हो, आईआईटीज पे हो, जो लगातार जो अटैक हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग के यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशन के जो हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं, उसका सांप्रदायिकरण ये करना चाह रहे हैं। जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, उसको ये कहते हैं कि ये देशद्रोही एक्टिविटी होती है। इसी तरह से उनके पैसे भी कम किए जाते हैं, उनके फंड्स भी कम किए जाते हैं। मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूं कि जामिया मिलिया में 68.73 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 306 करोड़ की कटौती हुई है। जेएनयू में पिछले 7 साल से स्टैग्नेंट फंडिंग है, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं दिया गया। कॉस्ट बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सेंटर्स एक्स्ट्रा खुल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया पिछले 7 साल से। ये सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव अप्रोच जो है, जो पिक एंड चूज जो अप्रोच है, इससे साफ दर्ज आता है कि आप एक खास सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके जाने वाले जैसे स्टूडेंट्स को आप पैदा करना चाहते हैं। क्रिटिकल अप्रोच जो रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट जो रखते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो रियल रिसर्च जो करना चाहते हैं, जो इम्पैक्ट। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावकर स्वामी दर्शन भारती के साथ रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची। उर्मिला सनावर ने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को न्यायालय में जमा कराया है। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उर्मिला ने इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत कोर्ट में दे दिए हैं और अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच से नया अध्याय शुरू होगा। भैया उत्तराखंड वासियों, ये उर्मिला सनावर नाम का जो बम था, बम एमएलए तो ये बड़ा भारी बम, एटम बम क्या परमाणु बम, भैया इसको मैं आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और सब लोगों से, उत्तराखंड वासियों से जिन्होंने खूब स्वागत किया मेरा, उनका बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के लोगों की जो एक सीबीआई जांच है, उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया और हो जाएगा। जय भद्रकाल, हर हर महादेव। नहीं तो अब ये माने कि मतलब उर्मिला सनावर वाला चैप्टर अब क्लोज हो जाए? हाँ, क्लोज है, क्योंकि जब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएगी, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग दे देगी और अपना डिवाइस दे देगी, तो उर्मिला सनावर का केस यहाँ पर चैप्टर क्लोज, और इसके बाद सीबीआई देखेगी। तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बस धन्यवाद। सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद की। भाई धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि ट्रेनें लंबी दूरी के सफर को आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर देशवासियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है।
कोटा विदिशा सागर तक 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा। इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। यह हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा। गडकरी ने कहा कि इस हाईवे से यात्रा तेज और सुगम होगी। शिवराज जी, आपने तो यहाँ बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सावनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो बीजेपी का काम करने के पहले मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को ही जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है ये 4 लेन रोड की, 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1,000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करके NHAI को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका DPR बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। गोपालपुर, बेरुंडा ये शिवराज जी का शायद है, फिर राज्य सरकार ने इसमें केवल लैंड का अवेलेबल कर देना चाहिए, तो मैं सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दूंगा, व्हाइट टॉपिंग। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग की है। उन्होंने ऊना में मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह मांग पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रखी गई है, ताकि दूर दराज के गांव मुख्य धारा से जुड़ सकें। मैं तो कल भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिला, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात की जो लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें हैं, और मैंने यही अनुरोध किया कि हमें जल्द से जल्द पैसा रिलीज करिए। 2,000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से करके आया हूं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 में, ताकि मेरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें बने। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कें मात्र 80-85 करोड़ रुपए की बनती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के लिए आप सड़कों का पैसा जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि आपदा में जो नुकसान हुआ वो भी, और उसके अलावा नई सड़कें बने वो भी, और जो रखरखाव के लिए पैसा है ये भी मिले। तीसरी बात, राज्य की सरकार के पास तो पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए भी नहीं लगता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है और कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत खराब स्थिति में हिमाचल को लेकर जाती है। जब पर्यटक आते हैं तो टूटी सड़कें देखते हैं। हालांकि अगर नेशनल हाईवे, नाबार्ड और PMGSY की सड़कें ना हो तो लगता है हिमाचल का सड़क नेटवर्क तो और खराब हो जाएगा। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn.